नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा टीएम पर। तो आज हम लोग देखते हैं जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषित विवरण, जो आपके आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट व अन्य यूपी गवर्नमेंट की एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस 2019 का दूसरे दिन का इवनिंग सेट का क्वेश्चन है। ये श्रृंखला जो है आपकी ऐसे हर सब्जेक्ट वाइज चलाई जाएगी। इतिहास समाप्त होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट यूपी ट्रिपल एससी के पेट तक सारे प्रीवियस ईयर को 2015 से 19 तक कवर कर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, नानावटी अधिनियम। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, शारदा अधिनियम के नाम से बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है 1929 को जाना जाता है। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। शारदा अधिनियम के तहत जो है लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र जो है 18 साल शादी के लिए तय की गई थी, और बाद में इसको बढ़ाकर लड़कियों की जो है 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 में जो है अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर जो है हरविलास शारदा के प्रयत्नों से जो है बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया था। इसके कारण जो है इनके नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम कहा गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ऑप्शंस हैं युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही है। कोतवाल की जो भूमिका थी वो मुगल शासन में कानून और व्यवस्था को जो है बनाए रखना था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। इस प्लेन में इसमें वही लिखा गया है। मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका जो है राजधानी के बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था की देखभाल करना था। इसे जो है नगर प्रधान भी कहा जाता था। तो हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके पास जो ग्रुप हो उसमें इसका लिंक और वीडियो शेयर कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर, फतेहपुर। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में भी पूछा गया था। देखते हैं इस प्लेन के साथ आंसर। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक जो है इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद जौनपुर वास्तुकला का जो है एक उत्तम नमूना है। यह जौनपुर में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है आर्य समाज का जो है ये मूल ग्रंथ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आर्य समाज से है। ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, गुजरात सरकार। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। राइटर्स बिल्डिंग नाम बिल्डिंग जो है राज्य सरकार का सचिवालय है वो पश्चिम बंगाल सरकार की है। देखते हैं इस प्लेन। राइटर्स बिल्डिंग जो है पश्चिम बंगाल सचिवालय का नाम है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो है स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के
कार्यालय के लिए किया गया था। इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लियो हैं। यह जो है 1777 में तैयार किया गया था। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट यही वास्तुकार और है, इसको भी देख लीजिएगा, थॉमस लियो को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगभग एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी हर एग्जामों में पूछा जाता है। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र, तुर्की। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, ग्रीस के थे मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी थी। देखते हैं मेगास्थनीज जो है सेलुकेटर निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज जो है ग्रीस यूनान के जो है निवासी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शंस हैं जामा मस्जिद, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर, हुमायूं के मकबरे परिसर। तो इसका ऑप्शन जो है वो कुतुब मीनार में स्थित है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार जो है, ये कुतुब मीनार परिसर में जो है 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है जो है, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 7.2 मीटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपके गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के क्वेश्चंस हिस्ट्री के शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन हैं अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, दस्तक, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दस्तक का अर्थ होता है प्री पास। ये कोई जो है ब्रिटिश शासन द्वारा भूमि राजस्व प्रणाली नहीं थी दस्तक। बाकी ये तीनों जो हैं अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो हैं ये ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व प्रणाली से संबंधित थे। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरा भूमि व्यवस्था कायम थी उसमें जो है भूमि पर किसानों का अधिकार था, और जो है फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था कर के रूप में, और जो है बाकी 3 भाग किसान का होता था। वर्ष 1975 में जो इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, और उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त जो है और महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था। और दस्तक का अर्थ होता है प्री पास, वो कोई राजस्व कर नहीं था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ऑप्शंस हैं जोसेफ लेलीवेल्ड, जोसेफ डाक, लुइस फिशर, एरिक फॉनर। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, लुइस फिशर ने लिखा था इनको। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जी आरजी रानाडे थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। ये किसने लिखा था? लुई फिशर ने लिखा था। और मोहनदास करमचंद गांधी जी के जो गुरु थे राजनीतिक वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ की छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। तो इसका ऑप्शन जो है 10 मई 1857 को जो है 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो है हुई थी मेरठ छावनी से। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। यही इस आंदोलन की शुरुआत का कारण यही था। उनमें जो है एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और इसके विरोध में परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को जो है मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। इस तरह 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो है हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शंस हैं अवध, मैसूर, पुणे, तंजौर। तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा राज्य मैसूर था जिसने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसमें देखते हैं पहला कौन था इस प्लेन में। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम थे और निजाम जो है 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया और मैसूर जो है वो दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को चलाने वाला दस्तावेज था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं लाल किला दिल्ली, तीन मूर्ति भवन दिल्ली, संसद, इंडिया गेट नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। संसद ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण जो है उन्होंने वो जो है संविधान सभा को संबोधित किया था। ट्रस्ट विद डेस्टिनी नियत से वादा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण जो संविधान सभा में जो है 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया था जब देश आज़ाद हुआ। देखते हैं नेक्स्ट। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सर क्लाउड औचिलंदेक, CH भाभा, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू डी सही है। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं गृह मामले व सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्रम मंत्री जो है जगजीवन राम थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? ऑप्शंस हैं आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, श्रावस्ती, पडरौना। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में स्थित था। ये ब्रह्मवर्त जो है चित्रकूट बादा जिले के उत्तर प्रदेश में ब्रह्मवर्त नाम का स्थान स्थित है। वहाँ रामायण के आदि कवि वाल्मीकि जी का आश्रम स्थित है। देखते हैं ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है बांदा जिले से। ये लोअर PCS जो है जो री एग्जाम हुआ था 2016 में उसके पूछा गया क्वेश्चन है उसमें था। बुद्ध ने कहाँ पर अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? ऑप्शंस हैं झांसी, बोधगया, कौशाम्बी, सारनाथ। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश जो है यहाँ सारनाथ वाराणसी में दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला सारनाथ में रखी थी और इसे जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शंस हैं शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अकबर के द्वारा जो है आगरा किले का निर्माण किया गया है। आगरा किले का निर्माण 1565 से
1573 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण लाल बलुगा पत्थर से किया गया है, इसलिए इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यह किला वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 1983 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं जीबी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसका ऑप्शन जो है दादा भाई नौरोजी जी हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो है ये इकोनॉमिक्स पर आधारित पुस्तक है। ये जो है दादा भाई नौरोजी की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखते हैं एक्सप्लेन। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक व राष्ट्रीय नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखी थी, जिसमें आर्थिक विकास की जो है अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, जगदीश सिंह, नाना साहब, वाहिद अली शाह। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, नाना साहब। कानपुर से जो है नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि झांसी से झांसी की रानी और अवध से बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखते हैं इस प्लेन में आंसर। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह था। इस विद्रोह में कानपुर के नेता जो हैं नाना साहब थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व जो है कर रही थी। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चरुल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। केसरी अखबार की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। केसरी मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना जो है 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इस पत्र का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तेजी लाने के लिए जो है उत्प्रेरक के रूप में किया गया था। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शंस हैं बीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बीडी सावरकर ने जो है गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। देखते हैं इस प्ले। 1904 में क्रांतिकारी तथा राजनीतिक विनायक दामोदर ने अपने भाई गणेश सावरकर तथा नारायण सावरकर के साथ जो है मिलकर गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत समिति का आयोजन जो है किया था। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर इनका पूरा नाम है। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपके हर पार्ट की पीडीएफ जो है उपलब्ध रहती है।